नहीं देता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट का कंसेप्ट कुछ ऐसा था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H+ आयन देने वाला होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट H+ आयन नहीं देने वाला होता है। बस इसी से आपका काम हो जाएगा और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, बात समझ में आया? यस सर। तो बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको। Yes, पोलर sir. प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, SN1 रिएक्शन इज नॉट 100% रेशमाइजेशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक बोला था आपसे। इसी के बाद मुझे आगे की बात आपसे करनी है। ये सब कुछ क्लियर था सबको? यस सर, समझ में आ गया था। ठीक है जी सर। और ये रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन में भी कोई डाउट नहीं था? नो सर। SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी में भी कोई डाउट नहीं था ना? नो सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाओ। एक क्वेश्चन बनाना है आपको और सिंपल देंगे क्वेश्चन अभी कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन को अरेंज करना है ना। यहाँ लिखिएगा अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the decreasing order of reactivity of SN1 reaction, decreasing order of reactivity of SN1 reaction, decreasing order of reactivity of SN1 reaction। देखो इसको, पहला है एक बेंजीन ऐसे लिखा हुआ है, पहली बार में मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखा है Cl, ये A है, ये ऐसे लिखा है और यहाँ Cl लिखा है, ये B है। इसके बाद लिखा है CH3 CHCl, CH3C है और ये लिखा है आपका CH2Cl, ये D है। इसमें बताना है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन बताना है किसकी सर बताएं? की ज्यादा है। हाँ बताओ। सबसे ज्यादा ए वाले की होगी सर, सबसे ज्यादा A वाले की होगी, उसके बाद फिर बी वाले की होगी, उसके बाद फिर डी वाले की, फिर सी वाले की। ये ऑर्डर होगा A B T C। और कोई ऑर्डर है किसी का? और कोई ऑर्डर है क्या किसी का? क्या सभी बच्चों का आंसर A B C D C आ रहा है या कोई और आंसर आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, यही लग रहा है। अभिषेक और तौफिक दोनों को यही लग रहा है? नहीं सर, हमें ये वाला ऑर्डर नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है बताइए, आप अपना ऑर्डर बताइए। सर डी वाले में सर 1 डिग्री कार्बन है ना, तो सर वो सर 50 में आएगा। वो तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन आप पहले मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? आपने शैलेंद्र का आंसर है A B D और C। तौफिक का आंसर क्या है? सर BACD होना चाहिए। BADC होना चाहिए। सर BACD। BACD होना चाहिए। और कोई आंसर? और कोई आंसर है? सर आज भी ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे क्या? आज मंडे तक ऑर्गेनिक ही चलता है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन लगातार ऑर्गेनिक, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक चलने लग जाता है लगातार। तो पिछले क्लास में बोले थे हमने, आपको फोन नहीं किया गया था क्या? शायद आपको मैंने बताया मैसेज किया था सर, मैंने बताया था कि कल ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, पढ़ लेना जो लेक्चर जाएगा। यस, शैलेंद्र को हमने बोला था, वो ना शैलेंद्र को हमने बोल दिया था कि जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं उन्हें आप मैसेज के थ्रू चाहे जैसे भी कह दीजिएगा कि आज का आज लेक्चर तैयार कर लेंगे जो यूट्यूब पे है, उसको तैयार करने के बाद कल की क्लास ऑर्गेनिक की होगी। ये मैंने मैसेज कन्वे करने के लिए बोल दिया था, आपको किया होगा नहीं? लेक्चर ले लिया है, बट ये नहीं पता था कि आज भी आप ही की क्लास है।
ये नहीं लिखे थे क्या सर तुम? अरे सर मैंने ये बता दिया था कि सर कल भी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, अगर इसको पढ़ना हो मतलब ये लेक्चर कर लेना तभी कल का लेक्चर समझ में आएगा। यस, तब लिखा है शैलेंद्र, शैलेंद्र की गलती नहीं है इसमें, मतलब शैलेंद्र की बातों को ध्यान नहीं रखता है। हाँ भाई, हाँ भाई। शैलेंद्र की बातों का ध्यान रखिए, समझ गए? अच्छा तो देखिए पहला आंसर आ रहा है, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे तो थोड़ा बहुत तो आप पहले से भी जानते होंगे कि SN1 की रिएक्टिविटी जो होती है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो दो बच्चों एकदम ने सही आंसर है बताया, सर। दोनों बच्चों ने गलत आंसर बताया। तब देखा जाए गलत कैसे हुआ, हमने बार बार 10 बार बोला है SN1 की रिएक्टिविटी मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और क्या आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भूल गया? कार्बोकेटाइन बनाइए तो सही, पहले वाले में जब जी सर। कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा वो, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। बनाइए उसके बाद स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। रिएक्टिविटी के ऑर्डर बताने से पहले सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए, और आपने कार्बोकेटाइन बनाया कुछ ऐसा। अब इस कार्बोकेटाइन के साथ, अब ये A है, ये B है, अब ये C है और D है। अब बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर बी वाला, उसके बाद उसके बाद डी, फिर सी, फिर ए। बस आंसर ये सही होगा, BDCA होगा। हमेशा एक सीक्वेंस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए, सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, ये सर होता डी है कैसे हो जाएगा? किसमें? सर बी सी और डी में, सर सी सेकेंडरी और डी सर प्राइमरी है। प्राइमरी है, रेजोनेंस में भाई। रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग, बार बार भूल जाओगे क्या इसको? रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी की बात तब करते हैं जब सब सिमिलर वे होता है। सिमिलर वे कहाँ है? ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है और ये अल्काइल कार्बोकेटायन है। सिमिलर वे कहाँ है? तो आप उसको भूल जाइएगा क्या? आप रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन को रखते हैं। टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी सिमिलर नेचर में है ना, कि डिसिमिलर नेचर में आप टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी लगाइएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सिंपल लगाइए, लॉजिक इधर उधर करने से, कोई याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी SN1 की रिएक्टिविटी होती है। तो सबसे ज्यादा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बी में है, सो कंपाउंड इज एरोमेटिक। बी वाला एरोमेटिक है, डी वाले में रेजोनेंस है, सी वाले में रेजोनेंस नहीं है, ए वाला एंटी एरोमेटिक है। जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी को दोहराया जा रहा है, आप उसी को समझते हुए क्वेश्चन को बनाएं, बेहतर रिजल्ट देगा, तभी जाकर बनेगा क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा बताओ? बी नहीं होगा। सर, मेरे से ए और बी में कंफ्यूज हो गए थे। ए वाले को सर मैंने रीअरेंज करके 6 कार्बन की रिंग बना दी और उसको देखिए फिर सुनिए एक बार, मेट- कभी भी रीअरेंज करके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाकर स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी नहीं देखा जाता है, जो बनता है उसी पे देखा जाता है। ये नहीं कि रीअरेंज करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कितनी बढ़ रही है उस पे नहीं देखा जाता है। उस पे देखकर आप अपना टाइम बर्बाद करिएगा। जो बना उसी पे रिएक्टिविटी डिसाइड होता है। बनने के बाद ऐसा नहीं होता है कि बन गया उसके बाद हम उसको अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तब हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये काम नहीं करते हैं अपने लोग। अपन लोग जब भी इस पे काम करेंगे तो जो बन गया उसी पे हम रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे, और यही सही तरीका होगा, अन्यथा आप गलत करके आओगे। ठीक, अभी समझ में ठीक आया? सर, ठीक। क्लियर हुआ? एक हाँ सर। सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले एरोमेटिक देखें, उसके बाद एंटी एरोमेटिक देखें। एरोमेटिक सबसे ज्यादा, एंटी एरोमेटिक सबसे कम, बस। कम ज्यादा वाला अगर आपको क्लियर है तो फिर आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी SN1 की रिएक्टिविटी पूछी गई है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा है CH2Cl, ये लिखा है, यहाँ लिखा है PH CH2Cl, ठीक है। उसके बाद ये B लिखा है, और एक क्वेश्चन घुमा के दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपको कितना याद है ये समझ में आ जाएगा कि CH2Cl है, C लिखा है, और एक लिखा है CH3CH2Cl, ये डी लिखा है। बताइए SN1 की रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है? सर सबसे ज्यादा सी वाले का होगा, फिर बी वाले का होगा। सी, बी, उसके बाद
CB। उसके बाद बताओ ना, पूरा ऑर्डर बताओ ना। CB तो ठीक है, और आगे सर CB, फिर A वाला, फिर D वाला। बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको। यस सर। कार्बोकेटाइन बना के देखिए, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, शुरुआत में थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। क्योंकि ये CH2+ है, रेजोनेंस दिखा रहा है। बेंजाइलिक और एलाइलिक में ज्यादा रेजोनेंस किस में होता है? बेंजाइलिक में। यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, यहाँ पे लेस रेजोनेंस है। यहाँ पे है रेजोनेंस बट लेस है, और ये मोर रेजोनेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो बन रहा है वो CPM बन रहा है, CPM। और मैंने बताया था कि एक CPM की स्टेबिलिटी एक बेंजाइलिक से ज्यादा होगा। एक CPM की स्टेबिलिटी एक बेंजाइलिक से ज्यादा होगा। तो ये है A, ये B, और ये CPM है, और ये D है आपका CH3 CH2+। यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा C का, फिर होगा B का, फिर A का, CBA। और आंसर होगा CBAD। SN1 की रिएक्टिविटी मतलब होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। SN1 की रिएक्टिविटी मतलब होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन और है आपके सामने आ रहा है, उसको देखें। Which of the following alkyl halide do not give the precipitate of AgCl? लिखा हुआ है which of the following compound do not give the precipitate of AgCl, do not give the precipitate of AgCl by reaction with AgNO3, by reaction with AgNO3। पहला है, ये लिखा है CH2Cl, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, ये दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है ये, और चौथा ऑप्शन दिया है ये। 4 ऑप्शंस है, बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ AgCl प्रेसिपिटेट नहीं देगा? तो C वाला, C। क्यों नहीं देगा C वाला? सर क्योंकि ये मतलब कि सबका जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो हाँ। सबसे ज्यादा मतलब ये पहला वाला क्या कहते हैं रेजोनेंस हो जाएगा, दूसरा वाला एरोमेटिक हो जाएगा, और फोर्थ वाला सर क्या कहते हैं डिलोकलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन सी वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। मतलब डिलोकलाइज सबसे कम C वाला सबसे कम होगा, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। जी सर। हाँ इस क्लोरीन के जाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, तो इस क्लोरीन को जाने ही नहीं देगा वो। क्योंकि हाँ। आप खुद जान गए हैं, आपको कभी भी इस तरह कोई रिएक्शन पूछ देता है तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, पहला कार्बोकेटाइन बना के चेक करेंगे। AgCl का मतलब क्या है? Cl- निकलेगा। Cl- का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो आप खुद सोचिए, इसमें कार्बोकेटाइन जब आपने बनाया तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी बनने चाहेगा ये? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी Cl के रहने से है। तो क्या Cl के जाने के बाद अगर इसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है तो क्या उसको जाने देगा? वो नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे C आंसर सही है। C आंसर ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है आफ्टर डिपार्चर ऑफ क्लोरीन, आफ्टर डिपार्चर ऑफ Cl-, it forms the anti-aromatic compound, and anti-aromatic compounds are highly unstable। कोई किसी को तभी छोड़ता है जब वो अपनी स्टेबिलिटी को ठीक ठाक रख पाता है। अगर उसे पता है क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा तो ये कंगाल हो जाएगा, तो कंगाल करके तो क्लोरीन जाने नहीं देगा ना। चाहे कुछ भी करना पड़े, वो क्लोरीन को नहीं जाने देगा। इसका मतलब C वाला जो है वो AgCl प्रेसिपिटेट नहीं देगा बाय द रिएक्शन विद AgNO3। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही पूरा SN1 की रिएक्टिविटी होती है, और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको GOC2 के अंदर कराया है। तो आप अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप SN1 की रिएक्टिविटी
समझते हैं। ओके, जी चलिए सर। एक बात और बात करते हैं, थोड़ी सी और बातें करना है आपसे। अब यहाँ पे जैसे एक होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन कुछ नोट पॉइंट पे बात करते हैं, नोट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा। अगर मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, इसके साथ आपका CH2 डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है और एक बाइसाइक्लो कंपाउंड के साथ X लगा हुआ है, क्या ये SN1 रिएक्शन दे सकता है? क्या ये SN1 रिएक्शन दे सकता है? ये SN1 रिएक्शन मतलब यहाँ पे देखो X निकालोगे तो ब्रिजहेड पे कार्बोकेटायन आएगा और ब्रिजहेड पे हाँ कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन से लगा होता है ये रेजोनेंस में होता है। यहाँ पे भी हेलोजन जो लगा हुआ है रेजोनेंस में है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड, देख रहे हो आप? यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जो बेंजीन के साथ हेलोजन लगा है डायरेक्टली, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये विनाइल हैलाइड है, तो बोलते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड के साथ भी जो हेलोजन लगा है उसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। आप खुद सोचिए, क्या आप पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? क्या आप पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? नो सर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ा जाएगा। आप सिंगल बॉन्ड को तो तोड़ भी दीजिएगा, लेकिन एक बॉन्ड और आ गया है यहाँ पे, जिसके कारण ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया है। तो जब आप कभी न्यूक्लियोफाइल को लाओगे ना तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। इसलिए ये सभी कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो कोई कहेगा हेलो बेंजीन तो कहना नहीं देगा, कोई कहेगा विनाइल हैलाइड तो कहना नहीं देगा, कोई कहेगा बाईसाइक्लो हैलाइड तो कहेगा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये आप क्यों नहीं देगा? अगर कोई पूछे कि हेलो बेंजीन SN1 रिएक्शन नहीं देता है क्यों, तो क्या बताओगे रीजन? ये बताओगे कि रीजन ये होगा कि जो हेलोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ डिलोकलाइज्ड है, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। और क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाएगा, इसीलिए हम उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएंगे। और अगर हम तोड़ नहीं पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो नहीं पाएगा। सो इट डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। सो दे डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ये रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हेलोबेंजीन जो है, हेलोबेंजीन जो है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, विनाइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्योंकि कार्बोकेटायन बन जाएगा और कार्बोकेटायन बाईसाइक्लो में बनता नहीं है, इसीलिए ये वाले है जो भी हैं SN1 रिएक्शन नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, ये SN1 रिएक्शन नहीं सर देंगे। जैसे सर ये पहला वाला जो है बेंजीन के ऊपर एक्स जुड़ा है, तो अगर कभी भी जैसे इसके ऊपर डायरेक्टली लोन पेयर और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से इनका बॉन्ड को हम नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ सकते, सही बात है। तो जैसे अगर CH2Cl आ जाए उसमें, तो जब हम किसी चीज का अटैक कराएंगे तो ये CH2 और ये बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है इसको तोड़ना आसान रहेगा कि CH2Cl वाला तोड़ना आसान रहेगा सर? CH2Cl वाले में सिंगल बॉन्ड है, कहाँ रेजोनेंस है उसमें? आप CH2Cl की बात जो कर रहे थे वो इसकी बात कर रहे हैं, इसके पहले मैं वो क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, दोनों में अंतर है। यहाँ पे कहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है? यहाँ क्लोरीन का कौन सा रेजोनेंस है? यहाँ क्लोरीन का कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड टूटेगा ही, कार्बोकेटायन बनेगा ही। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है ना डायरेक्टली, तो पार्शियल डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ पाओगे ना आप। सिंगल बॉन्ड को तोड़ भी सकते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा ना। एक डबल बॉन्ड आ गया ना, जी डबल सर बॉन्ड जी। करेक्टर आ गया तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना आपको। आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और खर्च ज्यादा थोड़ी करके रिएक्शन करवाया जाता है, कम खर्च पे रिएक्शन होना चाहिए ना। ठीक सर तो ठीक। ये हेलोबेंजीन है, विनाइल हैलाइड है और बाईसाइक्लो हैलाइड है, ये सभी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखिएगा। ठीक, नोट पॉइंट से लिख लीजिए, डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन, डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं आपको यस सर। रिएक्शन के क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप बनाओ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, ये लिखा है CH3 CH3 और यहाँ लिखा है CH2Br, और इसका रिएक्शन करवाना है H2O वाटर के साथ। ये वाटर लिख दिया है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पहली बात, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन देता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन क्या देता है? SN1। या फिर पोलर प्रोटिक SN1 सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या देता है? SN1। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, सर बताएं? बोलो।
सर CH3 सर और 2 C मिथाइल नहीं C प्रोपेन पे टू ऑल। OH और CH3 दोनों रहेगा, मतलब ये जो इस पे CH3 जुड़ा है मतलब उसी रीअरेंजमेंट पे करा OH के भी। प्रोडक्ट बनाओगे, हाँ आफ्टर यस सर, हाँ रीअरेंजमेंट सर 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ऑल। यस। हाँ हाँ तो CH3 यहाँ पे होगा CH3। ये बात सब लोग समझ रहे होंगे, कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है। CH2 प्लस ये बोला हुआ है, CH3 CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या करना होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, यहाँ पे कराना होगा H शिफ्ट, तो ये बनेगा CH3 C प्लस CH3 और यहाँ पे CH3, और इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे, ये बनेगा CH3 COH CH3 और CH3, ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल ना, 2 मिथाइल जी सर, प्रोपेन टू ऑल, ऐसे बन जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आया क्या? यस सर आ गया। कार्बोकेटायन रीअरेंज करने के बाद बनाएगा। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पहचान होता है SN1 का। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल किसका पहचान होता है? SN1 का। सलमान, अब यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये अगर मान लो दिया है सर 4 चाहिए मेंबर, सर लिख ले। लिख लीजिए तब तक आप। यहाँ OH दिया है और यहाँ लिखा है ROH लिखा हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कभी भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 होता है। यहाँ पे तुरंत समझ जाना, यहाँ पे अल्कोहल, सॉरी यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन लिख लेना। यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? SN1। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? ROH लेकर क्या बनाओगे आप? सर जैसे Cl को हटाएंगे तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सर जाएगा, जहाँ पे कार्बोकेटायन क्लोरीन है सर बनाएंगे। वहीं पर OH आ जाएगा। जहाँ पे क्लोरीन हटेगा वहीं पे OH आ जाएगा। हाँ सर क्योंकि नहीं, वहां पे सर वो 5 टर्शरी। कार्बन की सर वो बनेगी, 5 रिंग बनेगी और फिर एक उस पे मतलब बीच वाले पे आ जाएगा, मतलब OH। कार्बोकेटायन रीअरेंज होना चाहिए ना, कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी रीअरेंज होने की है, यस सर। तो रिंग हाँ एक्सपेंशन कराओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? बिना रिंग एक्सपेंशन के अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो आप बताओ? ये बताया हुआ है आपको। जी सर। GOC1 का रिवीजन जरूरी है, इसलिए मैंने बोला था जितना स्ट्रॉन्ग GOC होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका रिएक्शन होगा। ये देखो 1-2 बॉन्ड तोड़ दीजिए आप, इसका 1-2 बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये वाला, ये 1 ये 2, इस बॉन्ड को तोड़कर क्या करिए, उससे मिला दीजिए। जब आप जी उससे सर। मिलाइएगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए। ये यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसा मैंने बोला भी था। ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, देखो। अब इस 5 मेंबर रिंग के पास दोनों CH3 ऐसे जुड़ा होगा, इसके बाद प्लस होगा, 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या करना होता है, मिथाइल शिफ्ट करना होता है, हाँ और मिथाइल शिफ्ट करके क्या बनाओगे आप? मिथाइल शिफ्ट करोगे तो ऐसा बनेगा, देखो, और कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ROH का मतलब क्या है? OR माइनस है, RO माइनस ना, ROH का मतलब अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल यहाँ पे ऐड होगा ना, तो RO माइनस ऐड होगा, RO माइनस ऐड होगा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे OR जुड़ेगा। ये है प्रोडक्ट सही, ये है प्रोडक्ट सही, समझ में आया? तो जी कार्बोकेटायन जब सर। भी बनाओ तो रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाओ ना, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। तो कार्बोकेटायन बना, फिर रीअरेंज हुआ, रीअरेंज होने के बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल को आकर जोड़ दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब आप इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन देता है जहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन होता है, इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है? जी सर। बोलो, समझ में आ रहा है सर बात? हाँ बोलो। हाँ सर ये आ गया। सर जैसे सर कभी आ भी जो रीजेंट लेते हैं सर, जैसे ये मतलब न्यूट्रल वाले लिए हैं ROH, तो सर हम कभी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो जो ब्रेक करते हैं देखेंगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनमें बीच है उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तोड़ के बनाएंगे सर। सीधी सी बात है, और ROH है तो H प्लस प्लस RO माइनस में टूटेगा ही ना, इसमें क्या सोचना है? H नहीं ऑक्सीजन जैसे के कि R प्लस OH माइनस भी इसको बना सकते थे सर। नहीं बना सकते हैं। आप समझिए, R जल्दी टूटता नहीं है, R बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाँ। तो हाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटेगा ना, R प्लस कैसे बना दीजिएगा आप? RO वाले बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, OR बॉन्ड है वो, OR बॉन्ड नहीं टूटता है कभी भी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे आप, क्योंकि 2p ओवरलैपिंग है वहां पे। ऑक्सीजन सर हाइड्रोजन लेकिन बॉन्ड सर अल्कोहल में
सर अल्कोहल में तो सर दोनों का हेट्रोलिसिस आता है ना, ROH का भी और ROH का भी। कहाँ पे है ऐसा हाइड्रोलिसिस? सर अल्कोहल वाले चैप्टर में ही सर, मतलब दोनों का ही मतलब वो आता है कि तोड़ने वाला, कि OH बॉन्ड को आप पहले क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और फिर क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। वो अलग चीज है। वो आपकी बात जो ब्रेकिंग की बात आप कर रहे हैं, तो वो तो तोड़ने की बात अलग यस। की बात है। वो ROH में आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर इसका एनायन पार्ट क्या होगा और कैटायन पार्ट क्या होगा। आप खुद सोचिए ROH का कैटायन पार्ट क्या होगा और एनायन पार्ट क्या होगा, कौन जल्दी टूटेगा? जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो H+ तुरंत दे देगा आपको। तो RO- यस। प्लस H+ बनेगा, यहाँ पे RO- बनेगा। H+ के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इतना आसानी से निकलता नहीं है। आप जो ब्रेकिंग की बात कर रहे हो वो अलग चीज है। अब वहां पे कह रहे हैं कि वहाँ ब्रेक करना है कि ROH में पहले OH को ब्रेक करना है फिर RO को ब्रेक करना है, ये अलग चीज है। वो हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट से कुछ भी कराया जा सकता है। ब्रेकिंग के लिए हीट देना पड़ता है, एनर्जी दोगे तो कुछ भी टूट जाएगा, उसमें क्या है? जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो कुछ भी टूट जाएगा। अब आप खुद समझदार हो इस चीज के लिए। अगर आप RO के लिए जितनी उसकी एनर्जी है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है, उतने से ज्यादा एनर्जी दे दोगे वो टूट जाएगा, लेकिन उससे कम एनर्जी दोगे तो नहीं टूटेगा। तो वो बात अलग है। वो तोड़ने की बात कुछ भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ का कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे तो हम तोड़ने नहीं जा रहे ना, हमको एनर्जी दे के थोड़ी तोड़ रहे हैं इसको। ROH का रिएक्शन करवा रहे हैं। ROH का रिएक्शन करवाएंगे नहीं तो सर, OR ऐड होगा। हाँ बोलो। जनरल इतना बता दीजिए कि कभी भी जब हम लोग रीजेंट को ब्रेक करेंगे तो हमेशा वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से उसको ब्रेक या फिर जोड़ेंगे ना सर? करना ही वही चाहिए, करना ही वही जी सर, चाहिए। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ही करना चाहिए, अन्यथा वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक सर, डिफरेंस ठीक। से ही करना चाहिए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब लोग बताएंगे इसको। CH CH3 CHBr और यहाँ पे है CH3 और इसमें रिएक्शन करवाया है PHOH का। PHOH इसमें रिएक्शन है PHOH का। ये रिएक्शन आपका PHOH का, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो बताएं। हाँ बोलो। सर इसमें सर ये देखिए जो पहला वाला CH है सर, इसी के साथ जाकर सर ये जुड़ जाएगा, ये सर, PHO। Br को हटाएंगे तो कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन रिअरेंजमेंट कराएंगे तो पीएच वाले के बगल जो कार्ब मतलब सी है उस पर प्लस चार्ज आएगा। और जब ये PHO- और H+ का मतलब PHO- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा सर। सही बात है, कार्बोकेटायन बना के रीअरेंज करना जरूरी है, तभी जाकर हाँ प्रोडक्ट सर। बनेगा। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन देता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन देता है। हाँ बेटा रुक जाओ, हाँ बेटा रुक जाओ, ठीक है चलिए। इसको लिख लो, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट लिख लीजिए सब लोग। हाँ ठीक है बेटा, ये बन जाएगा आपका PH CH3 और यहाँ पे होगा CH+ और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे क्या करना होगा? रीअरेंजमेंट ना, और रीअरेंजमेंट जी होगा सर। कैसे? H शिफ्ट से होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? PH C+ CH3 और यहाँ होगा CH2 CH3, ऐसे ना। और अब जी यहाँ सर, पे जी। क्या जोड़ना होगा? यस सर, PHO-। PHO-। तो PHO- जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये PH CH3 OPH और CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बना लीजिए आप, लिख लीजिए हाँ इसको। सर। समझ में आया? तो आप ऐसे क्वेश्चन बना दोगे नहीं बना दोगे? हाँ कार्बोकेटायन हाँ, इस तरह रीअरेंज बना करके देंगे बनाना सर। है, कार्बोकेटायन रीअरेंज करके बनाना है बस। रीअरेंजमेंट करा दो और कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बना दो, तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो एटलीस्ट। हाँ इसी सर। तरह से देखो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 का पहचान होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 का पहचान होता है, सबका लॉजिक एक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, लॉजिक पकड़ लो
लॉजिक क्या है, अगर कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देता है और अल्काइल हैलाइड देता है, SN1 रिएक्शन होता है। लॉजिक पकड़ लीजिए, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है और रीअरेंज होने के बाद न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया जाता है, आंसर आ जाता है। इसके अलावा आपके पास आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर जी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लास्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यस एक क्वेश्चन लास्ट करते हुए, कितना आपको याद है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कल एब्सेंट थे, उन बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। आ जाएगा। हाँ सर आएगा, आनी चीज है। GOC1 की ही बातें बोल रहा हूँ मैं। GOC1 में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, तो एक ही बात है, वो तो दोहराई जा रही है बातें। अब SN1 की बातें बस थोड़ी सी कर रहा हूँ मैं। कहाँ कर रहा हूँ बताइए आप ही मुझे। मैंने SN1 की बात Yes, करी या GOC की बातें करी? अब खुद सोचिए, कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन रीअरेंज किया, फिर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया। इसके अलावा फिर तो कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ मैं। कार्बोकेटाइन पे ही वर्क है, आपने कार्बोकेटाइन पे ही वर्क करना है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और एक क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से बनाना है आपको। ये लिखा है ऐसा, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया गया है। बोलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर का रिएक्शन है और बोलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, बहुत ही आसान यस सर। क्वेश्चन दिया है। ये H+OH- ब्रेक होगा सर, और यहाँ भी बेंजीन पर कार्बोकेटाइन बनेगा और OH जाके जुड़ जाएगा इसमें। तो बस इसी में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि बेंजीन तो नहीं है ये, यहाँ पे बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन पे तो हो ही नहीं हाँ सकता हाँ। अटैक। बेंजीन के साथ यस अगर सर। होता तो अटैक ही नहीं होता, क्योंकि पहले लिखवा चुके हैं हम। तो यहाँ पे जी आपका सर। रिएक्शन जो बनेगा प्रोडक्ट, पहले तो कार्बोकेटाइन ही बनाना होता है, कार्बोकेटाइन बनाकर OH को जोड़ना होगा, बस सिंपल है ये तो। इसमें रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगा क्या आपको, बताओ तो? नो सर, नो 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 सर। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि और नहीं सर। कर नहीं सकते हो, हाँ। तो रीअरेंजमेंट की तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसे रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ प्लस बन जाएगा। प्लस बनने के बाद जब बच्चा इसको जोड़ेगा तो ऐसा जुड़ेगा, देखो यहाँ पे ये OH हो जाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा। हाँ। इसमें थोड़ा सा इस कहानी को थोड़ा और एक्स्ट्रा कर सकता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पे और क्वेश्चन हम कर सकते थे। जैसे यहाँ पे ये बन गया और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर देते हैं हम, जैसे MnO2 यूज कर देते हैं, MnO2 हीट। सर तो फेनॉक्साइड आयन बन जाता। MnO2 हीट जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये जब ऑक्सीडेशन एसिड में रिडक्शन कन्वर्ट कर देगा। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है ना, अच्छा वो। कीटोन में हाँ 2 डिग्री कीटोन में कीटोन में होता है, यस सर। हाँ कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर यस। इसके बाद हाँ। जब ये बनेगा तो क्या हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे या कुछ और कर देंगे? क्या इसको यहीं पे छोड़ दें या कुछ और करें? मुझे तो बताओ, यहीं पे छोड़ दें या फिर इसको और कुछ करें? सही डबल बॉन्ड को अगर शिफ्ट करेंगे सर तो पूरा फेनॉल बन वो बन जाएगा नीचे बेंजीन रिंग। बस बस, तो टोटोमेराइजेशन कराना चाहिए, मतलब टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन आप इसको हाँ जानते हैं, हाँ। कीटो फॉर्म जो है इसका कौन सा फॉर्म स्टेबल है? इनॉल। देखो इसने Phenol। फिनॉल। मेहनत करके आपको क्या बनवा दिया, फेनॉल बनवा दिया। देखो ये फेनॉल बन गया, नहीं बन गया? तो ये जी चाह सर के जी। आपको ऐसा करा सकता था। MnO2 हिट देकर मैंने आपसे पहले बनवाया कीटोन, और कीटोन को टोटोमेराइजेशन करके मैंने इसको बहुत स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करवा दिया, फेनॉल। तो ये कुछ भी कर सकता है, तो पहले यहाँ से यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ ले आया। तो क्वेश्चंस को तोड़कर कुछ भी किया जा सकता है। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी चीज होगा आपके लिए। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सीक्वेंस की बहुत जरूरी पड़ेगी आपको। मतलब आप शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम सीक्वेंस में पढ़िएगा, तब जाकर आपको पकड़ होगा क्वेश्चन का, अन्यथा पकड़ नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज छोड़ दीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए अभी आप आगे पढ़िएगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको। MnO2 का रिएक्शन, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराता है। ये सब रीजन होता है सबका, वो याद करना पड़ता है। यहाँ से देखो कितना बढ़िया बनवा लिया प्रोडक्ट, फेनॉल बनवा लिया आपसे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो SN1 रिएक्शन समझ में आया आपको? SN1 रिएक्शन जी में सर आ गया। कार्बोकेटाइन रीअरेंज और उसके यस बाद सर। प्रोडक्ट। चलिए इसके बाद आता है SN1 की कहानी लगभग हो गई है, और एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करके कंप्लीट करते हैं। शायद मैंने इसके पहले भी लास्ट क्वेश्चन ही बोला था, फिर से बोल रहा हूँ।
ये Br है, इधर आपका CH3 है, इधर H लिख लीजिए और इधर आप C2H5 लिख लीजिए और इसका रिएक्शन आप कराइए वाटर के साथ। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? सर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, Br हट के डायरेक्ट OH जुड़ जाएगा यहाँ पे बस। Br जुड़ के डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा? तो ये दो बनेगा, दो, एक D फॉर्म एक L फॉर्म। यस, एक रेसिड्यू मिक्सर का फॉर्मेशन होता है, मैंने ये क्लास में बताया था। अगर ऐसा कोई दे देगा तो आप एक बार तो फ्रंट से जोड़िएगा, एक बार फ्रंट से जोड़िएगा और एक बार बैक से जोड़िएगा। तो ये प्लस सब साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि रेसिड्यू मिक्सर बनता है, ये बताया गया है कल की क्लास में। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे C2H5 होगा। तो दोनों प्रोडक्ट साथ में बनना चाहिए, एक बार फ्रंट साइड से एक बार बैक साइड से। बैक साइड वाले में जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा और फ्रंट साइड में जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा कम होगा। तो ये रिएक्शंस आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट SN1 की कहानी इतनी ही। SN1 की बातें आप समझ गए, अल्काइल हाइड्रोजन बस इतना समझ लो, रिएक्टिविटी समझ ही गए। दूसरी चीज आपने समझा कि SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें कार्बोकेटायन बनता है और रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनता है और रेसिड्यू मिक्सर बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया। काइनेटिक्स भी आपको पता है पहले से। तो ये B सेक्शन पूरा हो गया। अब C सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। B सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। A सेक्शन और B सेक्शन आज आप दोनों सेक्शन बना लें और जो बच्चे कल क्लास नहीं आए थे वो यूट्यूब से वीडियो देख के आप सेक्शन A पूरा बना लेंगे, बन जाएगा। सेक्शन A के लिए वो आपका यूट्यूब का वीडियो देखना पड़ेगा और सेक्शन B के लिए आज की क्लास और पिछले जो लेक्चर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। दोनों देखकर आप सेक्शन B तक बना सकते हैं। और अगला सेक्शन है आपका सेक्शन C, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगा बाइमोलिकुलर। सर आप ये कह रहे थे ना कि अल्कोहल में एक चेंज आएगा। अल्कोहल वाला एक साथ पढ़ाएंगे ना, तो बोले थे हम आप पहले पूरा अल्काइल हाइड पढ़ा लेते हैं फिर अल्कोहल पढ़ा लेंगे। आपके सेक्शन भी वैसे ही कैटेगराइज किया हुआ है कि पहले पूरा अल्काइल हाइड पढ़ाया, फिर अल्कोहल पूरा पढ़ाया, फिर ईथर पूरा पढ़ाया। वैसे ही मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको ठीक लगेगा। बीच में मैं अल्काइल हाइड पढ़ा लिया तो SN1 तो सिखा ही दिया मैंने आपको, अल्कोहल भी सिखा दूंगा, तो दिक्कत नहीं है। तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात भी करने जा रहे हैं। SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन की बातें होने जा रही है बेटा। SN2 रिएक्शन भी वही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल का और ईथर का। यहाँ पहला पॉइंट तो ये होगा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर का। मतलब अल्काइल हैलाइड में SN2 सोचा जा सकता है, अल्कोहल में SN2 सोचा जा सकता है और ईथर में। इतने के अलावा मत सोचना SN1 SN2 ना, जैसे SN1 है वैसे SN2 भी है, दिख गया मुझे। अब यहाँ पे पहले अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, जैसे जैसे सिखाएंगे हम आपको उसी पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो RX होता है उसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवा दो, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो बनता है R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस, ये SN2 में प्रोडक्ट बनता है। अब मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म को समझने की जरूरत पड़ेगी आपको कि मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म को देखकर ही बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। RX जो है ये न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट करता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। देखो ऐसे R और यहाँ पे X, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम होता है? ट्रांजिशन स्टेट। और बाद में यही जो है ना टूट कर ये बनाता है R न्यूक्लियोफाइल और प्लस X माइनस बनाता है, RNU प्लस X माइनस। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट।
देख लो आप यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट की कहानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बना है ना। जब कार्बोकेटाइन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट भी कभी नहीं ही होगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? सर एक बात बता दीजिए सर, ये जब ये न्यूक्लियोफाइल सर आर पे अटैक किया होगा, तो जब आर पे अटैक करेगा फिर एक्स को बाहर निकालेगा, तो जहां पे अटैक वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज सर पहले आया होगा ना सर? पॉजिटिव चार्ज आया होगा, बात सही है। पॉजिटिव चार्ज पहले से होगा, इसमें डेल्टा प्लस चार्ज तो था ही इसके पास। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज में टूटा नहीं ना। पॉजिटिव चार्ज टूटा नहीं। जैसे कोई एक आया, जैसे एक दो हाँ चीजें होती है, जैसे बहुत लोग समझाते हैं, किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि एक घर में दो साथी रहते हैं, दो लोग रहते हैं। देखो दो चीजें हो सकती, दो केसेस हो सकता है। इसको समझना, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके मान लो आपके रूम में दो लोग रह रहे हैं, दो लोग साथ हैं आप लोग, और आपको पता चला कि आपका कोई एक दोस्त जो आपके बहुत क्लोज है वो आने वाला है। तो आप दो फिनोमेना कर सकते हो। उसके आने के बाद उस दोस्त को भेजोगे, या फिर ऐसा कर सकते हो कि उस दोस्त को पहले भेज दोगे। तो जब वो अब दोस्त, जैसे आप दोनों दोस्त साथ में थे तो आप फुलफिल्ड थे, लेकिन जब एक कहीं चला गया तो आपको क्या बन गया? डेफिशिएंसी आ गई। आप डेफिशिएंट हो गए। समझिएगा इस चीज, आप डेफिशिएंट हो गए। फिर आपका दोस्त आया तो फिर से आप फुलफिल्ड हो गए। ऐसा हुआ। एक केस ये था जो SN1 का केस था। एक ऐसा हुआ कि आपका दोस्त साथ में था और दूसरा दोस्त आया, तब आपका दोस्त निकल के गया। तो ना आप पहले खाली हुए थे, क्योंकि आप जैसे ही खाली हुआ हाँ दूसरा तुरंत आ गया, तो टेंशन कहीं नहीं हुआ आपको। ठीक है। तो उसको आप कोई किताब में क्या करता है, दो कैट से समझाता है, दो बिल्लियों को रख के समझाता है। एक एक छोटा सा बीकर लेकर एक बिल्ली को रखा रहता है। दो बिल्ली एक बीकर में साथ में रहते हैं। उधर से हल्ला हो गया कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उधर से हल्ला हो गया कि जैसे डॉग आ रहा है मान लो, तो बिल्ली साथ में है, पता चला डॉग आ रहा है, बस हल्ला हुआ है, ओनली हल्ला है। बिल्ली एक भाग गया वहां से, एक बिल्ली भाग गया, हल्ला से सिर्फ भाग गया, आया नहीं और भाग गया। तो इस केस में क्या हुआ कि जो बिल्ली एक दूसरे को रिप्लेस किया वहां से, एक भाग गया तो उस पर कार्बोकेटाइन बन गया। दूसरा केस ऐसा हुआ कि एक जो डॉग आने वाला था, हल्ला नहीं हुआ, डॉग सीधे आ गया और उसके बाद बिल्ली निकल के भागा। तो डॉग उसमें एंट्री लिया और बिल्ली भागा। एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। दिस इज द ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। आना और जाना दोनों हाँ साइमल्टेनियसली चल रहा है, आना जाना दोनों सामने से चल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। मूवी में बहुत सारा नहीं होता है, एक उधर से हीरो आ रहा है, इधर से विलेन जा रहा है, ऐसे वाली कहानी। सेम केस यहाँ पे। हाँ हाँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा। कार्बोकेटाइन तब बनता ना जब एक छोड़ के चला गया होता और दूसरा नहीं आ रहा होता। दूसरा भी उसी समय आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, नहीं ऐसी वाली बात। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, तो आंसर होगा ट्रांजिशन स्टेट। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। बस ये याद रखना होगा। चलिए तो अब हम पॉइंट्स पे आते हैं। मैकेनिज्म Yes, sir. हमने आपने नहीं दिया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल होता है और मैकेनिज्म में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मैकेनिज्म के बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब जरूर मिलेगा आपको, लेकिन आप मैकेनिज्म कहोगे सर यही क्यों, इसका कोई जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल होता है और एक्सपेरिमेंट का जवाब कोई नहीं दे सकता है। वो थ्योरेटिकल मैकेनिज्म नहीं लिखा गया है, कोई भी मैकेनिज्म थ्योरेटिकल नहीं होता है। पहली बात इसको आप समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला? इट इज वन स्टेप प्रोसेस। ये एक स्टेप प्रोसेस में है। इट इज वन स्टेप प्रोसेस, इट इज वन स्टेप प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? दूसरा पॉइंट ये मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप and transition state is formed. Transition state is formed. Transition state intermediate नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट कभी इंटरमीडिएट नहीं होता है।
ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक किया और क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन किया। ये बात दोनों समझ में आ जाता है आपको। तीसरी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तीसरी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपका, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बना है तो कार्बोकेटाइन तो बना नहीं, तो यहाँ पे कहना होगा नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो नो रीअरेंजमेंट, सो नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ है इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट की कहानी नहीं होगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो नो रीअरेंजमेंट, सिंपल वे हो गया। सिंपल वे के बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये है कि जो रिएक्टिविटी SN2 का होगा, रिएक्टिविटी जो SN2 का होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। किस पे स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है, और अगर यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 4 5 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो, इसको सिंपल वे में समझ सकते हो कि अगर मान लो एक आदमी है और उसको आपको मारना है, मान लो मार देना है, और उसके साथ एक आदमी लगा हुआ है, एक आदमी और एक आदमी, 2 आदमी है मान लो, उसको मारना है तो थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन उस आदमी को 4 आदमी और घेरे हुए हैं, एक तो है उसका बॉडीगार्ड जो ये है लिविंग ग्रुप, ये तो देखो बॉडीगार्ड है उसका लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप उसका बॉडीगार्ड है, अकेला ये है और ये एक लिविंग ग्रुप के साथ है, और ये अकेला छोटे छोटे ग्रुप के साथ है तो इसको मारना आसान है। लेकिन अगर ये बहुत बल्कि ग्रुप के साथ है, खूब भीड़ लगी हुई है इसके पास, इसके पास 2 मोटे मोटे मुस्टंडे हैं, यहाँ पे स्टंडे से बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल को आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो उसको जगह ही नहीं देंगे आने की, तो कहानी ऐसी होगी। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग अगर इस R के पास ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। और दूसरी बात, रिएक्टिविटी SN2 की रिएक्शन की जो होगी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब समझने वाली बात है जो बहुत इजीली वे में आप समझ जाइएगा, जो SN2 की रिएक्टिविटी है उसमें ट्रांजिशन स्टेट देखो निगेटिवली चार्ज है, और अगर ट्रांजिशन स्टेट निगेटिवली चार्ज है तो SN2 की रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो SN2 की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG group, electron withdrawing group increases the reactivity of SN1 reaction, increases the reactivity of SN2 reaction। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी में ये नहीं कह सकते कि स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली कार्बोनाइन, वही तो लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट लिख दिया तो ठीक लिख दिया ना। कार्बोनाइन क्यों लिखेंगे, कार्बोनाइन से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट लिखूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ट्रांजिशन स्टेट क्यों नेगेटिवली चार्ज, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कार्बोनाइन डायरेक्ट बोलना सही नहीं होगा, कार्बोनाइन डायरेक्ट मत बोलिए, ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिवली चार्ज है, EWG जो है वो SN2 की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। और मैंने बोला है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 की रिएक्टिविटी घटेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 की रिएक्टिविटी घटेगा। तो बताइए कौन सा अल्काइल हैलाइड में SN2 फास्ट होगा, बताएंगे आप कौन सा? 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN2, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 3 डिग्री RX होगा।
1 2 3 इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए आपको। रिएक्टिविटी ऑफ SN2 1 डिग्री Rx ग्रेटर देन 2 डिग्री Rx ग्रेटर देन 3 डिग्री Rx, 1 डिग्री Rx 2 डिग्री Rx और यहाँ होगा 3 डिग्री Rx। SN2 की रिएक्टिविटी 1 2 3 होगा, SN2 की रिएक्टिविटी 1 2 3 होगा। समझ में आ रहा है? यस ये तो यस सर। डिफरेंस के बेसिस पे है। अब यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे SN2 की रिएक्टिविटी बताएं, RI ज्यादा होगा RBr से, फिर RCl और सबसे कम होगा RF। ये किसके बेसिस पे हुआ? लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे ना। ये किसके बेसिस पे हुआ? R सेम है तो लिविंग ग्रुप देखोगे ना, लिविंग ग्रुप के बेसिस पे हुआ। ये लिविंग ग्रुप के बेसिस पे RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? 4 जी नंबर। सर जी। यस सर। तो रिएक्टिविटी में 2 बातें जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज चलता है। तेज इसलिए चलता है कि बच्चा ये सोचता है कि SN1 में सर तो 3 2 1 था, SN2 में सर 1 2 3 है, इसका मतलब SN1 का उल्टा है, SN1 का उल्टा है। और अगर SN1 का उल्टा सब हो गया फ्रेंड, तो SN2 जो है SN1 का उल्टा है। एक ही इसी पेंट बचा हुआ है क्या सर? चलो कृष्ण जाओ बेटा। हाँ तो बोल रहा था मैं, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन जो होगा ये हो गया। तो कुछ बच्चे जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग लगाने वाले ऐसे लगाते हैं कि SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर था 3 2 1 और SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 1 2 3, तो SN1 के ऑर्डर का उल्टा है, ऐसा दिमाग लगा लेते हैं। और वो जब भी SN2 की रिएक्टिविटी आता है SN1 की रिएक्टिविटी देखते हैं और उसका उल्टा कर देते हैं। ये सत्य है क्या? क्या ये सत्य है? क्या ऐसा होना चाहिए? यह और में ऐसा कोई दिमाग यही लगाया तो है? करते हैं सर। ऐसा कोई दिमाग लगाया है कि नहीं? हाँ सर, मैं तो यही करते आया हूँ सर आज तक। मैं जानता हूँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यही करते आते हैं। अभी आप मेरे साथ जब देखिएगा तो आपको कुछ ऐसी रिएक्टिविटी में मैं दिखाऊंगा जिसमें SN1 भी वही है और SN2 भी वही है। तो ये कभी धारणा मत बना लेना कि SN2 की रिएक्टिविटी SN1 की रिएक्टिविटी का उल्टा होता है। अगर आपने ये धारणा बना लिया तो आप गलत करके आ जाओगे। अगर यही धारणा होती तो मैं इतना क्यों लिख रहा होता? मैं इतना लिखने के बजाय सीधे लिख देता कि SN2 की रिएक्टिविटी अपोजिट है SN1 की रिएक्टिविटी। अगर मुझे इतना पता है, अगर यही हो रहा होता तो मैं इतना लिखने तो नहीं जाता। आपको भी पता है मैं इतना लिखने पे ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ। और अगर मैं इतना लिख रहा हूँ तो उसके पीछे कारण है कि SN1 की रिएक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे SN2 भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका कारण बस ये है। ये मत समझ लेना कि ये कारण आप यूज कर लो कि SN1 की रिएक्टिविटी और SN2 की रिएक्टिविटी उल्टा चलेगा। उल्टा नहीं चलता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यस सर। आज आपको ये बात क्लियर हो जाएगा शैलेंद्र कि क्यों नहीं चलता है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट पे आते हैं, फिर बात करते हैं धीरे धीरे। 5वां पॉइंट में मैं बोलने जा रहा हूँ कि कौन सा सॉल्वेंट लेना है आपको, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। ये पहले एप्रोटिक। सब पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक इसलिए लेना है क्योंकि हाँ अप्रोटिक इसलिए लेना है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो हम लेते हैं वो एनायनिक लेते हैं। और अगर आप पोलर प्रोटिक ले लीजिएगा तो न्यूक्लियोफाइल में जो माइनस चार्ज है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। वो माइनस चार्ज को क्या करेगा, पोलर प्रोटिक में माइनस चार्ज कम हो जाएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल जो रीच है वो कम हो जाएगा। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, H+ देता है, तो जो निगेटिव चार्ज जिस पे मिल रहा है एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है हमारा, तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल का जो निगेटिव अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो है उसमें निगेटिव पार्ट जो होगा वो उस पोलर सॉल्वेंट के कारण कम हो जाएगा। बस समझ Yes, क्या sir. कह रहा हूँ मैं? तो अगर वो पोलर सॉल्वेंट के Yes, कारण sir. कम हो जाएगा तो उसमें तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फिर। इसलिए यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर किया जाता है। कौन फेवर किया जाता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट। और क्यों किया जाता है ये बात समझ में आया। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के अमाउंट को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के साथ प्रोटिक प्लस वाला जुड़ जाएगा तो नेगेटिव अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। देखो लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तभी SN2 होगा। कभी कभी क्या होता है, पोलर प्रोटिक लेकर भी SN2 करा लेते हैं लोग। ये बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोलर प्रोटिक क्या करता है, नेगेटिव के अमाउंट को घटा देता है, और एप्रोटिक क्या करता है, नेगेटिव के अमाउंट को घटाता नहीं है, बस ये फायदा होता है। तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पोलर एप्रोटिक ना दिया तो SN2 नहीं होगा, ऐसा मत ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन, फेवर SN2 रिएक्शन, सॉरी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे एसीटोन ले सकते हो आप DMSO ले सकते हो आप, DMF ले सकते हो आप, DMA ले सकते हो आप, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, ये सब आप जानते ही हो, फॉर्मूला कल के क्लास में मैंने बताया। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। छठा पॉइंट आएगा एनायनिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही पहचान होता है इसका SN2 का, एनायनिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। एनायनिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। एनायनिक का मतलब क्या हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, RO माइनस हो सकता है, PHO माइनस हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग में आता है न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया हो सकता है, कार्बन माइनस हो सकता है, CH3 माइनस हो सकता है। ये सभी जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इनमें हमेशा SN2 होता है। OH माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, PHO माइनस, NH2 माइनस लिख लो, इसको NH2 माइनस लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस वाला हो गया। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और एनायनिक न्यूक्लियोफाइल में SN2 फेवर होता है। अगर कहीं पे OH माइनस दिया है, मतलब NaOH का रिएक्शन करवा रहा है, तो आप SN2 करवाना, ठीक है। RO माइनस का करवा रहा है, SN2 करवाना, PHO माइनस करवा रहा है, SN2 करवाना, NH2 माइनस करवा रहा है, SN2 करवाना, RMgX वाला ये कंपाउंड है, SN2 करवाना बेटा। जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अल्काइलाइड पर रिएक्शन करते हैं वो SN2 होता है। क्या होता है वो, SN2, R माइनस है ना, R माइनस SN2 करता है, ध्यान रखना। एनायनिक हो गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। छठा पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है बात, छठा पॉइंट? यस सर सर। इसमें एक बात बता दीजिए सर, हाँ बोलिए। ये जो OH माइनस है, OR माइनस है, ये सब तो मतलब है, अगर इसका बेस बनाएंगे तो H2O ही बनेगा ना सर, क्या कहते हैं, एसिड बनाएंगे तो इसका तो बनाएंगे तब ना बनेगा, ऐसे तो नहीं ना है, ऐसे H प्लस नहीं है ना, OH माइनस सिर्फ लिखा है तो H प्लस नहीं है। H प्लस आप कहाँ से लेके आ जाइएगा बताइए ना, आपके पास H प्लस कहाँ से है, कहाँ से लाइएगा आप, बाहर से लाइएगा ना, और मैं आपको बाहर से लाने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। तो आपको वाटर कैसे बना दीजिएगा आप, OH माइनस के लिए H प्लस चाहिए, H प्लस है कहाँ आपके पास, हमने H प्लस को वहां से निकाल कर हटा दिया है ना, हमने OH माइनस ही लिया है। जब आपके पास H प्लस है नहीं तो वाटर नहीं है, तो भाई ये NaOH लिखा होगा, आप वाटर कैसे बना दीजिएगा, आपको H प्लस चाहिए, H प्लस कहाँ से मिलेगा आपको, H प्लस कहाँ से लाइएगा आप बताइए। तो ये OH माइनस मतलब OH माइनस होगा, RO माइनस मतलब RO माइनस होगा। तो सिंपल वे में समझिए, अगर आप SN1 SN2 में पहचानना चाहते हैं कि कौन SN1 है कौन SN2 है, तो बढ़िया पहचान यही है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल को लेना। अगर एनायनिक न्यूक्लियोफाइल लिया है तो समझनिए SN2 है वो, समझ में आया। क्या कराएंगे वहां पे, SN2। चलिए आइए 7वें नंबर पे आइए। 7वें नंबर में काइनेटिक्स की बात करते हैं। काइनेटिक्स में रेट क्या होगा बताएंगे आप, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीजिएगा, ऐसा ही लीजिएगा ना। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, और मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी। मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों होगी, क्योंकि 1 मोल RX का और 1 मोल न्यूक्लियोफाइल का, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो SN1 का रेट था वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी और RX के कंसंट्रेशन पे भी।
अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल कर दो और अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन डबल कर दो तो SN2 का रेट 4 गुना हो जाएगा। SN2 का रेट क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अगर न्यूक्लियोफाइल का अच्छा रेट सर। डबल कर दो और सॉरी कंसंट्रेशन डबल कर दो, RX का डबल कर दो तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कुछ काइनेटिक्स हो गया। आइए 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लेते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं क्या है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा क्या क्या गलतियां हो सकती है आपसे। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है इसकी, देखिएगा थोड़ा मेरे साथ। ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे है। ये यहाँ पे ले लीजिए हेलोजन मतलब लिविंग ग्रुप, यहाँ आ गया हेलोजन, यहाँ ले लीजिए CH3, यहाँ ले लीजिए H और यहाँ ले लीजिए D। और अब कराइए न्यूक्लियोफाइल को अटैक, अब कराइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक। भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ऐसा ही होगा ना, बैक साइड अटैक होगा। क्या बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? ये CH3, ये न्यूक्लियोफाइल, ये D और ये आपका H हो जाएगा। ये इन्वर्जन होता है, देखो इन्वर्जन है कि नहीं है, इसका उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो एक साइंटिस्ट ने इसको देखा था, वाल्डन, इसलिए इसका नाम होता है वाल्डन इन्वर्जन। यहाँ बनता है प्रोडक्ट वाल्डन इन्वर्जन। जब कभी कोई अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, वाल्डन इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में? वाल्डन इन्वर्जन। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या याद रखोगे? SN2 की, ये पूछा जाता है, इन्वर्जन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वाल्डन इन्वर्जन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसका जवाब अगर आप दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का नॉलेज है। आप बताइएगा, अगर मान लो इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस थीटा है तो इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? बस इतना जवाब चाहिए मुझे, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस प्लस थीटा। इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो प्लस थीटा है, इस कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज प्लस थीटा, सो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? सर इसका माइनस थीटा होगा सर। माइनस थीटा होगा। टॉपिक माइनस थीटा होगा सर 2 थीटा होगा सर। 2 थीटा होगा, बहुत अच्छी बात है। अंजलि, यस सर। कितना थीटा होगा इसमें? एक आंसर है माइनस दो ही। थीटा और एक है 2 थीटा, कितना होगा? 2 थीटा सर। अच्छा एक बात बताइए, तौफीक, पहले तौफीक बताएंगे, आपने इसमें 2 थीटा कैसे सोच लिया भाई? सर इसके रिस्पेक्ट में सर, मतलब जब भी ऐसा होता है सर कि अगर इसको थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो सर ये जितना करेगा सर 2 थीटा, एक थीटा उसको नॉर्मल पे लाने के लिए प्लस एक थीटा जो उसका ऑपोजिट होगा उसके लिए। ये कौन लिखवाया है आपको? सर लिखवाया नहीं है सर, ये कभी पढ़े नहीं है, अंदाज से बताएं सर, हम कभी नहीं पढ़े हैं ये। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको पढ़ा होना चाहिए था। चलिए, आप दोनों बच्चों का आंसर गलत है, दोनों बच्चों का नहीं, शैलेंद्र का भी गलत है, 3 बच्चों का आंसर गलत है। इसका थीटा ही होगा सर, थीटा ही होगा। हमका तो अक्सर नहीं। अभी एक साथ मेरे साथ सुनिए, पहले आप सब जो आंसर बताइएगा सब गलत होगा आपका। आप जो बताइएगा वो गलत ही बताइएगा। आप प्लस थीटा बोलिएगा, 2 थीटा बोलिएगा, माइनस थीटा बोलिएगा, ये सब गलत है। आप जो बोलना चाहेंगे सब गलत बताएंगे आप। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो प्रेडिक्ट नहीं हो पाएगा। क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज था? आप खुद सोचिए, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं क्या अगर मिरर इमेज नहीं होता तो सर। ये प्लस थीटा माइनस थीटा होता? अगर ये मिरर इमेज होता तो प्लस थीटा माइनस थीटा होता। क्या ये कंपाउंड दोनों सेम है? क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है? नहीं सर। और जब सेम नहीं है तो कभी आप ऑप्टिकल रोटेशन आप खुद से निकालते हैं या एक्सपेरिमेंट से निकलता है? ये ऑप्टिकल सर वो रोटेशन फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट।
ये ऑप्टिकल रोटेशन जो भी बताया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो एनसीईआरटी एक आपके डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ था कि जब इस वाल्डन इन्वर्जन होता है और अगर एक अल्काइल हैलाइड का ऑप्टिकल रोटेशन प्लस थीटा है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, तो बोलिएगा कांट बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आदमी ही बदल गया। आदमी बदल गया तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे बताओ। आप कोई कहे आपको कि शैलेंद्र है, शैलेंद्र जो है वो 10 घंटा पढ़ता है, तो उसके दोस्त के बारे में पूछ रहा है हमसे, मैं उसके दोस्त के बारे में कैसे जान जाऊंगा? अब खुद सोचिए, मैंने बोला शैलेंद्र 10 घंटा पढ़ता है, शैलेंद्र मूवी नहीं देखता है, तो हमसे पूछा उसका दोस्त क्या करता है, तो ये कोई बता पाएगा? ये मैं कैसे जान जाऊंगा? मैं शैलेंद्र के बारे में जानता हूँ, शैलेंद्र के दोस्त को जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता। ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर मैं शैलेंद्र को जानता हूँ तो मैं शैलेंद्र के बारे में जो तुम पूछोगे हम बता देंगे, लेकिन शैलेंद्र को हटाकर तुमने बोला ये दोस्त है तुम्हारा, वो शैलेंद्र का दोस्त आ गया, बताओ उसका नाम क्या है, मैं नहीं जानता। बताओ इसका ये कितना घंटा पढ़ता है, मैं नहीं जानता। बताओ ये मूवी देखता है कि नहीं देखता है, मैं नहीं जानता। क्या आंसर हो? कैसे जानूंगा मैं भाई? ये कंपाउंड बदल के आप ले आए और आप पूछ रहे हैं कि मुझसे ऑप्टिकल रोटेशन बनाए, और इसके बेसिस पे पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसके बेसिस पे पूछ रहे हैं जब इसकी कोई इससे सिमिलरिटीज नहीं है, जब इस कंपाउंड की कोई सिमिलरिटीज इस कंपाउंड से है ही नहीं, तो फिर मैं इसके बेसिस पे इसके बारे में कैसे बता दूंगा? सो कांट बी प्रेडिक्टेड होगा, ये ध्यान रखना। कोई एक कंपाउंड वाल्डन इन्वर्जन जरूर है वो, लेकिन वाल्डन इन्वर्जन का ये मतलब नहीं होगा कि एक का प्लस थीटा है तो दूसरे का माइनस थीटा है होगा। माइनस थीटा हो सकता था जब ये इसी कंपाउंड का मिरर इमेज यहाँ होता। क्या इस कंपाउंड का मिरर इमेज है? नहीं है। इसलिए कभी भी ऑप्टिकल रोटेशन आप लिखिएगा कांट बी प्रेडिक्टेड, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं आपसे। एक डीपीपी में आप ही के डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी देखिएगा तो शायद आपको इस बात का ध्यान आ। ठीक है, फिर SN2 की इतनी बातें थी, एक बार देख लीजिए 8 नंबर पॉइंट तक SN2 की बातें। तो सर हाँ बोलिए। तो ऐसे तो फिर जितना भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे मतलब ऑर्गेनिक में, तो अगर एक रिएक्टेंट लेंगे और दूसरा वाला उस पर अटैक करा के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जितना भी ऑप्टिकल रोटेशन आएगा तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, सही बात है। कैसे कर दीजिएगा आप? कंपाउंड बदल गया ना। एक देखो, यस सर। कोई भी चीज ऑप्टिकल रोटेशन जो भी होता है वो एक एक्सपेरिमेंट से आता है। ऑप्टिकल रोटेशन हम और आप नहीं बताते हैं। आप कभी कैलकुलेट करके नहीं ले आइएगा कि ऑप्टिकल रोटेशन इतना होगा, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा क्या? आपने जब पढ़ा होगा ऑप्टिकल रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन से पीपीएल को पास कराते हैं तो वो एक रोटेट करता है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसके कारण वो पता चलता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। उसका रोटेशन तो उस पीपीएल में कितना आ रहा है वो देखने से आएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तब बता पाएगा। तो इसको तो प्रैक्टिकली आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। इस कंपाउंड को देखकर वो कंपाउंड कैसे बता दीजिएगा? आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं। मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आपके दोस्त के बारे में थोड़ी जानता हूँ क्या है आपके दोस्त। मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आपको कितना आता है नहीं आता, ये मैं आपको जानता हूँ। लेकिन मैं आपके दोस्त को, आप मुझसे कोई XYZ को लेके आके कहोगे कि सर ये कितना पढ़ता है बताइए तो थोड़ा बताइए तो सर ये इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं सर, तो मैं इसको बता पाऊंगा? कभी जिंदगी में नहीं बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं उसको 4 दिन पढ़ा लूंगा तो बता सकता हूँ क्या वो कर सकता है। ये एक तरीका है ना। तो मैं इसके बारे एक्सपेरिमेंट कर लूंगा तो बता दूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट किया नहीं, करूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। ये आंसर होगा कांट बी प्रेडिक्टेड। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके। केमिस्ट्री की इतनी बातें थी और ये कुछ ऑर्डर्स की बातें थी। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, रिएक्टिविटी की बातें हो गई, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बातें हो गई, तो ये सब कुछ हो गया। वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। पूछेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 का क्या होता है, तो आंसर है वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसका SN2 का। क्लियर है? यस सर, एक बात और बता दीजिए सर। बोलिए बोलिए। यस जैसे सर रिएक्टिविटी देखते हैं तो SN1 में भी हम देख रहे थे कि 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस था। 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस हम कभी भी SN1 में नहीं देख रहे थे। हम कार्बोकेटायन सिंपल देख रहे थे बस, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस कोई मतलब ही नहीं था। हम वहां पे कार्बोकेटायन SN1 में ये तो पढ़े थे ना सर कि 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जब उसकी रिएक्टिविटी देखते हैं तो कार्बोकेटाइन की। SN1 में हमने ये लाइन लिखवाया ही नहीं, आप चेक करिए अपने कॉपी में। अरे आपने
यस सर, ये नहीं लिखा है सर, वो लीविंग ग्रुप एबिलिटी लिखा है अच्छा, और फिर एक और और SN1 में बस मैंने एक चीज लिखवाई है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटाइन की Yes. स्टेबिलिटी में ऐसे भी स्टेरिक अच्छा, स्ट्रेस ठीक नहीं आता। ठीक सर, वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में है, सॉरी अब सर। आज आप ये चीज समझ जाइएगा कि क्यों नहीं मैंने बोला कि SN1 की रिएक्टिविटी और SN2 की रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट है। आज ये बात समझने के लिए आप पहला एग्जांपल मेरे साथ करिए, तो आपको समझ आने लगेगा क्या कहना चाहता हूं मैं। SN2 की रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, ये तो क्लियर था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी स्टेबल इसकी रिएक्टिविटी बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। VRO, ये A लिखा हुआ है, और यहाँ पे Br, ये B लिखा हुआ है। इसमें SN2 की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बताइए पहले। SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी क्या होगा? SN2 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी क्या होगा? सर बी वाला ज्यादा होगा ए से सर। बी वाला ज्यादा होगा ए से। थोड़ा सा आप मेरे साथ सुनिएंगे तो शायद समझ जाइएगा। पहले तो SN2 की रिएक्टिविटी पे ध्यान दिया। आपने क्या किया? अभी भी शैलेंद्र वही किया आपने SN1 का देखा पहले, आपने किया यही, अपने SN1 का पहले देखा और उसके बाद SN1 का जो आया उसका उल्टा कर दिया बस। या जी आपने सर। यही, पहले उसको आप मन में किए चाहे जैसे भी किए, वो मैं समझ गया कि आपने SN1 का किया और SN2 का उल्टा बता दिया आपने, और हो गया आपका आंसर गलत, क्योंकि आपने लॉजिक गलत लगाया। अगर ये सब कुछ ऐसी होती तो फिर मैं इतना बोलने ही नहीं चाहता आपसे। अगर मैंने आपको SN2 को अलग से पढ़ाया है उसका कुछ कारण होगा, ऐसे नहीं कि मैं SN1 में पढ़ा कर नहीं बोल देता कि सब SN2 उल्टा कर दो, काम हो गया खत्म। मैंने अगर ये नहीं बोला तो इसका कुछ कारण होगा, तभी नहीं बोला ना। कि ये मतलब होगा कि अगर SN2 और SN1 में सिमिलरिटीज होता तो मैं उसके साथ बोलता आपको। आप SN2 को अलग से पढ़िए, SN1 को अलग से पढ़िए, दोनों को मिक्स करके पढ़िएगा तो गलत करके आइएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हुआ है इस कंपाउंड में। हमने क्या बोला था? ट्रांजिशन स्टेट बनाना है आपको। ट्रांजिशन स्टेट निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज मान लीजिए, इस Br को निकाल लीजिएगा, Br निकलेगा और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब दोनों निगेटिव चार्ज में स्टेबल निगेटिव चार्ज कौन है? तो भाई रेजोनेंस तो कराओगे ना, एक निगेटिव एक लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करते, तो यहाँ पे इसका -I कंसीडर होगा। दूसरे शब्दों में समझना, इसको दूसरे शब्दों में समझो, ज्यादा समझ में आएगा। आपको क्या देखना चाहिए? आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा, यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये पहले समझ लीजिए। SN2 में इस कार्बन पे आप देखिए, इस कार्बन पे चार्ज देखिए डेल्टा प्लस, जिसमें डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, इस जितना डेफिशिएंट कार्बन होगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये मानते हैं आप? ये मानते हैं? जी सर, ये मानते हैं। हाँ एक हाँ सर। अच्छा रहेगा, आप छोड़िए उस सब चीजों को, उतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब इस पे आइए, ये कार्बन जितना डेफिशिएंट होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब इस कार्बन पे गरीबी देखना है, जिस पे अटैक कराने जा रहे हो आप, उस पे क्या देखना है? गरीबी। यहाँ देखो गरीबी, ये गरीबी देखनी है आप। तो मैं हिंदी लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है अच्छे से। अभी देखो, ये ठीक लिखा है मैंने, हिंदी से लिखा है, यस सर, एकदम हिंदी सही। लिखा है ना? हाँ, तो हिंदी लिखने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, देखो हो जाएगा। इसके बाद बहुत अच्छा लिखने लगूंगा, 10-15 दिन और लगेंगे तब लिखूंगा। इंग्लिश छोड़ना है यार, मुझे बहुत दिन से हो गया यार, पूरा हिंदी लिखना है। ये गरीबी तो गरीबी, अब गरीबी ज्यादा किसमें है? कौन ज्यादा गरीब है? कौन सा कार्बन ज्यादा गरीब है? जिसके पास बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा खींचने वाला है। देखो ये -I इसे खींच रहा है, क्योंकि देखो रेजोनेंस वगैरह तो सोचना मत, SN2 में सोचना मत। क्यों नहीं सोचना भाई? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर कहीं भी डिलोकलाइजेशन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये -I होगा। अब ये बहुत पास उस कार्बन के बैठा है, ऑक्सीजन के पास। लीजिए, ठीक मिलेगा, बंद है। पूरा हो गया, और तो कहीं नहीं करवाना है, पूरे बालकनी में हो गया। इसको कलर वाला पेंट करवा दे क्या? कलर वाले को छोड़ो, बाद में करवा देंगे। SN2 देखो, हाँ तो मैं बोल रहा था इन दोनों कार्बन में गरीब कौन है?
इन दोनों कार्बन में गरीब कौन है बताओ, सोचकर बताओ। सर फर्स्ट वाला, सर फर्स्ट वाला। ये वाला ज्यादा गरीब। फर्स्ट वाला ज्यादा ये गरीब वाला। क्योंकि उसके पास जो बैठा व्यक्ति है क्योंकि ना, उसके एकदम बगल में बैठा है, और तुरंत मतलब नहीं कहा जाता है एकदम बगल में बैठा है, तो अरे उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। सो SN2 की रिएक्टिविटी A का B से ज्यादा होगा, A ग्रेटर देन B होगा। माइनस साइड मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड भी करता है। माइनस साइड डिस्टेंस डिपेंडेंट होता ही है, बात सही भी है। यस A सर। का ग्रेटर देन B होगा, और SN1 की रिएक्टिविटी देखने के लिए आपको कार्बोकेटायन बनाना होगा। SN1 को रिएक्टिविटी को देखने के लिए कार्बोकेटायन बनाना पड़ता है। ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये देख लो। तो ये कार्बोकेटायन में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में शो कर रहा है, तो ये +M, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, +M तो नहीं, -I है। तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए वाला। SN1 की रिएक्टिविटी में A ग्रेटर देन B होगा। देखो यहाँ पे आप देख लो, समझ लो, यहाँ पे SN2 की रिएक्टिविटी भी A का B से ज्यादा है, और SN1 में भी A से B से ज्यादा है, A ग्रेटर देन B है। तो क्या यहाँ पे मैं याद कर लूँ, क्या मैं ये याद कर लूँ कि SN2 और SN1 में SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? क्या मैं याद कर लूँ कि SN1 और SN2 का उल्टा होगा? याद कर लूँ, सही होगा? लॉजिक से चलना होगा। नो सर। SN1 SN2 की रिएक्टिविटी, SN1 को अलग तरीके से देखो, कार्बोकेटायन बनाकर देखो, और SN2 में आप जब भी देखो तो आप उसमें उस कार्बन पे जिस पे अटैक कराने जा रहे हो उस पे गरीबी देखो, उस पे गरीबी देखो। किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है? अंजलि का? किसका कर रहा है? क्यों मोबाइल रखे हो तुम? 3 मोबाइल? कितना मोबाइल है तुम्हारे पास? इसके पास तुम्हारे पास एक ही है जो लिया है हाथ में। तो वो मोबाइल इतनी वाइब्रेट कैसे कर रही है फिर? वो मोबाइल जिसमें पढ़ रही है उसमें वाइब्रेट कर रहा है, हाँ वही होगा। उसका वाइब्रेशन बंद कर दिया करो। वाइब्रेशन बंद करने से तुम्हें फायदा मिलेगा। वाइब्रेशन से इरिटेशन नहीं होता है, मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है। मैं तो आज तक मोबाइल बहुत कम, हमारा मोबाइल में देखोगी कि मोबाइल रिंग पे भी बहुत कम रहता है, वाइब्रेशन तो छोड़ ही दो। वाइब्रेशन तो कभी करता ही नहीं मोबाइल हमारा, वाइब्रेट नहीं करता है मोबाइल, रिंग पे भी कम रहता है। बहुत इरिटेशन होता है मुझे मोबाइल से। तो सर मोबाइल हमारा तो कभी वाइब्रेट ही नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता इतना कभी। नहीं, मैसेज अरे वो टाइमर है। नहीं, मैसेज करना अलग चीज है, वो नहीं बोलो, मैसेज तो आना चाहिए, वो सब सही, सब कुछ सही है, वो सब चिंता नहीं है। वाइब्रेशन इरिटेशन देता है, बहुत बार बार वाइब्रेट करना इरिटेशन देता है। रिंगटोन बार बार आना, बार बार आवाज करना इरिटेशन देता है। तो वाइब्रेशन बंद कर दीजिए उसको, वाइब्रेशन बंद कर दीजिए, वाइब्रेशन को बहुत स्लो कर दीजिए। वाइब्रेट क्या होता है, स्लो जब हम स्पीकर को साइलेंस करते हैं तो कंप्लीट साइलेंस करिए, DND लगा दीजिए उसमें, डू नॉट डिस्टर्ब, तब तक लगा दीजिए जब तक क्लास अरे हो वाह। रहा है तब तक। उससे फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे आपको टेंशन नहीं रहेगा, तो उसमें सर में भारी भारी लगता है। सबका अलग अलग नेचर होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब भी उसको वैसे ही लगा दीजिए, आप DND लगा दीजिए तो ठीक रहेगा। चलिए आइए, SN2 में A ग्रेटर देन B और SN1 में A ग्रेटर देन B। तो ये बात समझ में आ गया। तो मैंने ये बोला आपसे समझाने की, मैंने ये कोशिश करी आपसे कि SN2 और SN1 में ऐसा कभी मत सोचिएगा कि SN2 की रिएक्टिविटी जो होगी वो SN1 का उल्टा होगा। बस मेरे कहने का पर्पस इतना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, उसको देखेंगे। तो बेटा ऐसे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करो। अगला एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, सभी लोग देखें अगला एग्जाम्पल को, और उसमें सही सही प्रेडिक्ट करें। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, सही सही प्रेडिक्ट करें, आ जाएगा आंसर। देखिए बेटा एक बार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका आंसर मुझे सही चाहिए आपसे, सही चाहिए। देखिए इसको बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है पीएच CH2Cl, CH3 CH2Cl, ये A है, ये B है, CH3 CHCl CH3,
ये C है और CH3 CCl CH3 CH3 ये D है। तो ये ABCD का ऑर्डर में आपको बताना है SN2 की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 सोच सर समझ। बताएं? हाँ बोलिए। सर BCDA फिर से बोलिए। सबसे ज्यादा B वाले का होगा सर, सबसे ज्यादा B का, उसके बाद फिर C वाले का, उसके बाद फिर D, फिर A। ये ऑर्डर होगा आपका, नहीं? हाँ SN1 का ऑर्डर क्या है आपका? SN1 का ऑर्डर क्या है? सर SN1 का आएगा सबसे ज्यादा A वाला, ठीक है। फिर D, फिर C, फिर B। SN2 का ऑर्डर क्या है? SN2 का आएगा सर B, हम्म। और फिर C, फिर D, फिर A। देखो एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ साइलेंट, कि एक आदत होती है जो जल्दी नहीं हटता है, और आपकी आदत ये हो गई है कि आप SN2 का ऑर्डर वही बताओगे जब आप SN1 का ऑर्डर देख लोगे, उसके बाद उल्टा करके बताओगे। ये आपकी आदत में आ नहीं गया है। नहीं सर, आप नहीं, बता तो वही इसको रहे सर हो, सोच के बता रहा हूँ सर। सोच कर आपने बताते तो ये होता ही नहीं। ये पीएच का -i शो कर रहा है, और -i के बेसिस पे ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस है, प्लस i के बेसिस पे डेल्टा प्लस है। यहाँ पे 2 डिग्री का डेल्टा प्लस है और 3 डिग्री का डेल्टा प्लस है। यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है। सबसे ज्यादा SN2A का होगा, सबसे ज्यादा SN2A का होगा। और फिर जो आपका ऑर्डर था वो सही था। BCD में स्टेरिक क्राउडिंग लगाओगे, A में -i लग रहा है पीएच का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ी है, तो -i तो लगेगा। सर एक बार और बता दीजिए। ए वाले में देखो, देखो BCD में तो आपका सही है कि स्टेरिक क्राउडिंग लग रहा है। ए में क्या लगेगा? ए में अगर बात करो तो पीएच का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -i नहीं लगेगा। पीएच का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -i लगेगा कि नहीं हाँ लगेगा? सर बताओ। सर माइनस आई वहां पे अगर लगेगा। वो पॉजिटिव चार्ज है सर, तो उसका तो प्लस M लगेगा ना सर। कहाँ पॉजिटिव चार्ज है? कहाँ है पॉजिटिव चार्ज? CH2 पे, CH2 प्लस पे सर। CH2 प्लस कब आ वो गया? रेजोनेंस नहीं, कार्बो। CH2 प्लस कब आया? SN2 में CH2 प्लस आएगा क्या? ये तो SN1 नहीं में सर। CH2 प्लस आएगा ना। CH2 डेल्टा प्लस में बता रहा हूँ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और पीएच भी खींच रहा है, तो डेल्टा प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा। अभी मैंने यही बोला था कि जिस कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने ला रहे हो, उस कार्बन पे देखो डेफिशिएंसी, उस कार्बन पे देखो डेफिशिएंसी। तो भाई इस अच्छा, कार्बन हाँ पे हाँ। डेफिशिएंसी ज्यादा है ना। आप जो भी ऑर्डर बता रहे हो, थोड़ा सा आप जरूर SN1 को डाल रहे हो वहां पे। सबसे बड़ी बात ये है, आप तुरंत कार्बोकेटायन सोचने लग जा रहे हो। दिक्कत ये हो जा रहा है, आप SN2 को डेल्टा प्लस से देखो, गरीबी से देखो। जिस कार्बन पे आप अटैक कराने जा रहे हो, उस कार्बन पे गरीबी को देखो। तो पीएच उसी कार्बन से लगा हुआ, इसी कार्बन से, तो पीएच इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि खींचेगा। और जब खींचेगा तो यहाँ पे हाँ डेल्टा प्लस का सर। अमाउंट बढ़ेगा। अमाउंट बढ़ेगा तो जी सर जी। फिर मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चा जो है ना, जब पढ़ता है तो एक चीजों से वो बहुत चीज प्रिडिक्ट कर लेता है, और वो ये सोचता है कि SN1 का ऑर्डर मुझे आता है, क्योंकि SN1 का ऑर्डर संभालना आसान है, समझना आसान है, देखना आसान है। तो बच्चा SN1 का ऑर्डर तुरंत देख लेता है, और SN2 के ऑर्डर में SN1 का उल्टा ही सोचने की कोशिश पूरा करता है, और इसके कारण उसका गलत हो जाता है आंसर। देखो मेडिकल में बहुत घुमा के नहीं देगा, लेकिन तब भी हमें उन बारीकियों को समझने की जरूरत तो है। अगर आप कोई भी चीज सीखते हो तो बारीकियों से सीखोगे, तभी बेहतर रिजल्ट होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी, नहीं है या नहीं? चलो एक क्वेश्चन और है आपके यस, सामने, उसको देखो। हाँ आप अगला लीजिए सर। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ लिखा है CH3CO, CH3CO, और यहाँ लिखा है CH2Br, यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ओके। और ये B लिखा है CH3CO CH2Br CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, और अगला लिखा है PHCH2Br। सोचना बढ़िया से, अच्छे से सोचना तो आ जाएगा आंसर। PHCH2Br, और अगला लिखा है CH3CH2Br, और यहाँ पे D लिखा है। अब इसका ऑर्डर बताएंगे SN2 का? बताएंगे? सोचिए। सर बताएं? हाँ एकदम बताओ।
बताने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सर होगा ए वाले का, ठीक है, आगे। फिर फिर सी वाले का होगा सर, उसके बाद फिर बी, फिर डी। ये आपने SN2 का ऑर्डर बताया है, SN2 का ही ना, हाँ सर, ACBD। ए सी, हाँ। SN1 का ऑर्डर बताइए। अरे सर अब उसको मत पूछिए सर, ये वाला देखिए। SN2 तो ठीक है, वहाँ SN1 भी तो बताओ, क्या दिक्कत है तुम्हें, दोनों बता दो। अब तुम इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। SN1 का अलग से बताओ, SN1। सर SN1 का सबसे ज्यादा होगा सर, क्या कहते हैं, सी वाला। सी का, और सर सबसे कम होगा डी का। अच्छा, वो सी के बाद हाँ, कम ज्यादा और नहीं, पहले पूरा ऑर्डर बताओ, सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद सी का होगा, फिर सर बी का होगा, सी के बाद बी का होगा, उसके बाद फिर ए का, फिर डी का। ए का, उसके बाद डी। मतलब अभी थोड़ा सोचा गया है नहीं, लेकिन गलत है ये वाला ऑर्डर आपका। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही, SN2 सही है आपका। SN2 मेरे पास SN2 ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? सर माइनस आई। माइनस आई। ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। SN2 देख रहे हैं भाई, ध्यान रखना। हाँ हाँ ये कौन सा हाँ, इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, और ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। तो माइनस आई इन तीनों में ज्यादा किसका है? COCH3 का। तो सबसे ज्यादा हाँ ए का होगा। अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। ए सबसे जी ज्यादा, सर। फिर सी, फिर बी एंड देन डी। ये ऑर्डर सही है, हाँ ये ऑर्डर सही है। अब थोड़ा सा कार्बोकेटाइन बना लो। कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहाँ आएगा CH3CO, और यहाँ आएगा CH2 प्लस। 2+। कैसे आएगा? CH2 प्लस। अब यहाँ आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आएगा CH2 प्लस। SN1 H2+। में कार्बोकेटाइन जी बना सर। के देखना। और यहाँ पे आएगा PH CH2 प्लस, और अगला आएगा CH3 CH2 प्लस। ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है तुमको, ये -M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ -M। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है, रेजोनेंस है। यहाँ पे मोर रेजोनेंस है। रेजोनेंस है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है। ये तो खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन। COCH3 क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन। खींचेगा। हाँ COCH3 क्या करेगा? खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये, WG है। और कार्बोकेटाइन जी की सर। स्टेबिलिटी रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाता है। तो सबसे हाँ, ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा सी का होगा, सी फिर वाला। डी का होगा, फिर डी, और लास्ट में ए का होगा। बस इतना ही गलत था। अच्छा अच्छा, सी बी हाँ डी थोड़ा ए गलती होगा, हो गई। CBDA होगा। तो अब आपने सीखा, अब आपने ये सीखा कि आप कभी भी ऐसा कभी मत बोलिएगा कि जिसमें SN1 ज्यादा उसमें SN2 कम। अब खुद देख रहे हो कि जिसमें SN1 ज्यादा है उसमें SN2 भी ज्यादा है या नहीं? सर हाँ बोलिए। अब SN2 में जब करेंगे सर, तो अब कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि उस ग्रुप को देख लेंगे कि जो लगा है वो मतलब बढ़ाने वाला है कि खींचने वाला है, बस। बस बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 की रिएक्टिविटी को हाँ बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन जी सर। विड्रॉइंग ग्रुप देख के आपको, आप SN2 की रिएक्टिविटी बताना। मतलब जिस कार्बन पे आप अटैक कराने जा रहे हो उस पर गरीबी देखना। जो जितना गरीब जी होगा सर। न्यूक्लियोफाइल अटैक उतना तेजी से करेगा। ये बातें समझ में आई? जी सेक्शन सर, आ गई है। लोगे। और एक एक सेक्शन रिएक्शन। सी। हाँ, सेक्शन सी। एक 2 मिनट और ले लेते हैं, आपका आपका क्लास भी होगा। 2 मिनट और ले नहीं नहीं, लेते हैं। 12 बजे तक पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, 2 मिनट 3 मिनट और ले लेते हैं, बस 2-3 मिनट में हो भी जाएगा हमारा काम। फिर सेक्शन सी तक बना लीजिएगा, और जो बच्चे क्लास नहीं किए थे वो जरूर वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। आज का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, और आप जरूर देख लीजिए बेटा, आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप ऐसे सर तो कल डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन बच्चों को मिलना ठीक भी चाहिए टाइम, जो बच्चे क्लास नहीं किए थे। नहीं? यस। हाँ, बहुत ध्यान देते हैं सर आप। नहीं, ध्यान देना पड़ता है ना यार। बच्चे 4 बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो सब सीख जाएंगे, अच्छी बात है ना। 5-6 बच्चे ही हैं टोटल अपने पास, मेडिकल में खास करके। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीख जाएं और सिलेक्शन लें, और बढ़िया सिलेक्शन लें। तो मेरी भी इसमें महत्वाकांक्षाएं रहती है थोड़ी सी, भाई अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। बच्चों के लिए पढ़ाया मैंने तो बच्चा सिलेक्ट हुआ, अच्छा लगता है। और क्या बात है इसमें। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले एक नोट पॉइंट पे बात कर लेते हैं।
नोट पॉइंट पे ये है, एक बेंजीन रिंग है तुम्हारा, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CHX है, और एक बाईसाइक्लो वाला हेलोजन लगा हुआ है, बाईसाइक्लो हेलोजन। ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। जब इसको SN1 नहीं तोड़ पाएगा तो SN2 भी नहीं तोड़ पाएगा। और बाईसाइक्लो वाला फिर से यहाँ पे अगर इसको निकालोगे, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा यहाँ पे एक डेल्टा प्लस चार्ज के रूप में बनने लगेगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल के बेसिस पे जाने लगेगा। जब ये निकलेगा ना तो ये प्लेनरिटी को शो करने लग जाएगा, इसीलिए बाईसाइक्लो वाला भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए SN2 रिएक्शन नहीं देता। याद रखिएगा, ये 3 कंपाउंड जरूर याद रखिएगा। डू नॉट गिव SN2, डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नहीं देता है। और एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे लिखा है CH2Br, और इसका रिएक्शन आपने करवाया NaOH के साथ, प्रोडक्ट क्या बनाइएगा? NaOH के साथ कराए, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? सर बताएं, 5 मेंबर की रिंग बन नहीं 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 भाई नहीं भाई मतलब ये कार्बोकेटाइन Br नहीं हटा है, के, नो हाँ हाँ रीअरेंजमेंट, BCH, सीधे जी सर निकालिए जी, और सीधे जोड़िए, हाँ हाँ सीधे निकालिए सीधे जोड़िए। नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन थोड़ी SN2 होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल SN2, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल SN2, ध्यान रखिए। यहाँ देखिए CH2Br, और यहाँ लिखा है NaOCH3, NaOCH3, प्रोडक्ट क्या बनेगा? डायरेक्ट बनाइए, कुछ Br हट करके, Br हटाइए और सीधे प्रोडक्ट जोड़िए। हाँ एनायनिक न्यूक्लियोफाइल में सीधे प्रोडक्ट जोड़िएगा, कोई रीअरेंजमेंट मत कराइएगा, ध्यान रखिएगा। विदाउट एनी रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनना चाहिए। और एक लास्ट एग्जांपल के बाद आज की क्लास लास्ट हो जाएगी, और आप C सेक्शन तक पूरा बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक सर, यहाँ लिखा है H, यहाँ लिखा है Br, यहाँ लिखा है CH3, और यहाँ लिखा है D, और केवल एक प्रोडक्ट, NaOH के साथ करवाएंगे तो किधर बनेगा? OH किधर रहेगा, Br साइड में या H साइड में? H साइड में, H साइड में, वाल्डन हाँ। इन्वर्जन। यहाँ आएगा OH, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा D, और यहाँ होगा H। ये वाल्डन इन्वर्जन होगा, ये प्रोडक्ट है SN2 का। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे SN2AR, और अल्काइल हाइड पूरा खत्म हो जाएगा, हेलो एल्केन पूरा एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा, तो अल्कोहल और ईथर एक टॉपिक पूरा खत्म। ठीक है, 2 क्लास और लगेगा, 2 जी। क्लास 3 क्लास मान लो, और ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म। देखो, अगर आप GOC सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में टाइम नहीं लगता। फिर GOC का ही कमाल है बस, जिस बच्चे को GOC आता है उस बच्चे को ऑर्गेनिक में मजा आता है, और नहीं आता है तो ऑर्गेनिक उतना ही बेकार है। फिर सीक्वेंस में पढ़िए एकदम। आप रिएक्शन मैकेनिज्म आज पूरा अल्काइल हाइड, अल्कोहल, ईथर 3 क्लास में खत्म कर देंगे, फिर हम आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा देंगे, वो भी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों का रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छा करना है, GOC को 10-20 बार पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास होते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।